चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। समास टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। समास में हमने देखा कि दो शब्दों का मेल होता है और संक्षिप्तता आती है। एक से अधिक शब्द को हम एक ही शब्द में परिवर्तित करते हैं। हमारे विचारों को एक शब्द में प्रकट करने का जो कार्य होता है वो समास के द्वारा किया जाता है। हवन के लिए सामग्री को एक शब्द में हवन सामग्री बोल सकते हैं। यही आपके समास है। समास के प्रकार पढ़े हमने। समास को चार भागों में मुख्य तौर पर बांटा गया है। ये जो आप देख रहे हैं हवन सामग्री, इसमें जो हवन है ये आपके पहला पद है और सामग्री द्वितीय पद है। ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। कौन सा पद प्रधान है इस आधार पर चार भागों में बांटा है। प्रथम पद प्रधान है तो वहां पर आपके कौन सा होगा, अव्यय भाव समास होगा। द्वितीय पद प्रधान किसमें होता है, तत्पुरुष समास में होता है। कर्मधारी और द्विगु समास भी तत्पुरुष समास के भाग होते हैं। दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, द्वंद्व समास ऐसा होता है जिसमें किसी शब्द के दोनों पद प्रधान होंगे और अन्य पद प्रधान हो जहां पर अन्य ही अर्थ निकल के आए वहां बहुव्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसमें कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में भी हमने पढ़ लिया। आज हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, ये हमने देखा। जो शब्द होते हैं उसमें एक जो सामासिक शब्द होता है उसमें दोनों शब्द अपना बराबर महत्व रखेंगे। जैसे सीताराम हो गया तो सीता और राम दोनों पद प्रधान है, वहां पर आपके द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जो बीच में और अथवा या चिन्ह होते हैं, शब्द होते हैं, ये लोप हो जाएंगे अगर सामासिक शब्द बनेगा तो। और अगर सामासिक शब्द से समास विग्रह करेंगे तो ये और अथवा या ऐसे शब्द है ना, ये उनमें बीच में आ जाएंगे। तो यही आपके द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के उदाहरण देखते ही आप आसानी से अनुमान लगा लेंगे। एक बार आपने द्वंद्व समास के उदाहरण हल कर लिए तो आपको अलग से ही दिख जाएंगे कि द्वंद्व समास के उदाहरण कौन से हैं। तो यहां तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि इतरेतर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है या विकल्पक द्वंद्व है, तो उसमें आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और दूसरा, अगर आपको समास विग्रह के लिए बोल दे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लाभ हानि का समास विग्रह क्या होगा, और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओ कि लाभ या हानि होगा या फिर या की जगह या और आएगा बीच में, लाभ और हानि होगा या फिर लाभ या हानि होगा, ऐसे ऑप्शन भी आ जाए अगर, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। इन तीनों प्रकारों को समझने वाले हैं और हम समझने वाले हैं कि या तो कहां पर बीच में आएगा और कहां पर बीच में आएगा और आदि का प्रयोग कहां पर होगा। इसी आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और विकल्पक द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकल्पक द्वंद्व समास। यहां से स्टार्ट करते हैं, समझने में आपको आसानी होगी। विकल्पक का क्या अर्थ हो गया, विकल्प यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ के होंगे और या का प्रयोग होगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं धर्मा अधर्म, तो यहां पर क्या अर्थ हो गया, इस शब्द में एक तो धर्म शब्द है और एक अधर्म शब्द है। धर्म या अधर्म, या कैसे लगाया, क्योंकि दोनों विपरीत अर्थ के। भाई जहां पर विपरीत अर्थ होता है वहां पर या का प्रयोग ही होता है। लाभ हानि, तो लाभ और हानि दोनों विपरीत अर्थ के है ना। विलोम शब्द जैसे है ना, विपरीत अर्थ का प्रयोग हो रहा है तो लाभ या हानि। आज कल, आज या कल, तो यहां पर विपरीत अर्थ में जो दोनों शब्द आ रहे हैं, एक सामासिक शब्द में दोनों पद विपरीत अर्थ का बोध करा रहे हैं, वहां पर आपके विकल्पक द्वंद्व समास होगा और उसका समास विग्रह करने के लिए बीच में आपको या का प्रयोग करना होगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि एक समूह का बोध कराएगा। जैसे दाल रोटी, तो दाल रोटी तक सीमित नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं कि गरीब व्यक्ति को दाल रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, तो दाल रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसकी पूरी आर्थिक स्थिति को बताया जा रहा है। यहां पर एक बड़े भाव में प्रयुक्त हो रहा है। दाल रोटी से मतलब हो गया एक उसकी परिस्थिति एक बड़े अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इसी कारण यहां पर आदि का प्रयोग हो रहा है। उदाहरण में कहते हैं ना ये और काफी होते हैं तो आदि लगा देते हैं। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि एक बड़े अर्थ में प्रयोग हो। जैसे रोक टोक को रोक टोक आदि हो गया, अड़ोस पड़ोस में पड़ोस आदि हो गया। जहां पर एक बड़े भाव को प्रयुक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर आपके समाहार द्वंद्व होगा। समाहार का मतलब भी समूह हो गया। तो इस अर्थ में अगर आ रहे हैं, दाल रोटी हो गया, रोटी कपड़ा हो गया, इस तरह के उदाहरण क्या होंगे, आपके समाहार द्वंद्व के उदाहरण होंगे। दो समझ में आए आपको। इसके अलावा जो तीसरा हो गया वह क्या हो गया, आपके इतरेतर द्वंद्व, जहां पर दोनों शब्द प्रधान होंगे और दोनों का एक पृथक से अलग से महत्व होगा। जैसे इसमें तो एक बड़े
पर्सपेक्टिव में काम में आ रहे हैं, बड़े अर्थ में काम में आ रहे हैं, यहां पर विपरीत अर्थ में काम में आ रहे हैं, यहां पर इन दोनों जैसी कोई परिस्थिति नहीं होंगे, दोनों अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करेंगे। सीताराम में सीता और राम, माता पिता में माता और पिता, तो इस तरह से अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं, वहां पर इतरेतर द्वंद्व होगा और बीच में और का प्रयोग हो जाएगा। समझ में आ गया? और का प्रयोग किसमें होगा? इतरेतर द्वंद्व में होगा, जहां पे दोनों का अलग अलग पृथक से अपना महत्व है। संहार में क्या होगा? दाल रोटी, अड़ोस पड़ोस, ऐसे जो एक पूरा एक व्यापक अर्थ में प्रयोग में आ रहे हैं, वहां पर आपके समास द्वंद्व होगा और आदि का प्रयोग होगा समास विग्रह करते समय। विकल्पक द्वंद्व में क्या होगा? दोनों विपरीत अर्थ के पद होंगे, विपरीत अर्थ के पद होंगे तो या का प्रयोग होगा। तो यहां से इस तरह से आपको समास विग्रह करना है। और ये 3 हो गए द्वंद्व समास के प्रकार। 2 पॉइंट और है इसमें, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक तो क्या है कि 1 से 10 तक संख्याओं तथा 10 से भाज्य संख्याओं अर्थात 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनके अलावा इनको छोड़कर अन्य सभी संख्यावाची शब्दों में द्वंद्व समास माना जाता है। भाई 1 से 100 तक संख्या होती है, उसमें 1 से 10 तक की संख्या छोड़ दो, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनको छोड़ दो, बाकी कोई भी संख्या आ गई तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपके द्वंद्व समास होगा। जैसे 25 का क्या अर्थ हो गया? 5 और 20 मिलाकर 25 बनाते हैं, तो 25 का समास वगैरह कैसे करेंगे? 5 और 20, और समास बोलेंगे 25 में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास होगा। 1 से लेकर 10 तक संख्या और ये संख्या हो गई, इनको छोड़कर बाकी सब में द्वंद्व समास होगा। 41 का क्या अर्थ होता है? 1 और 40 41 होते हैं, तो इसका समास विग्रह 1 और 40 हो गया। 35 क्या होते हैं? 5 और 30 35 होते हैं। 11 क्या होते हैं? 1 और 10 11 होते हैं। तो इस तरह से इनका समास विग्रह करना है। यहां पर आप देखेंगे जो भाज्य संख्या है इनको ले लिया और फिर उनके अलावा जो बचा उनको आगे लिख दिया। जैसे 25 में 20 के बाद में क्या बचा? 5 बचा। 41 में 40 के बाद में क्या बचा? 1 बचा। तो इस तरह से संख्या आती है, उनमें आपके द्वंद्व समास होगा। दूसरा नियम यह है कि बोलचाल की भाषा में हम सार्थक शब्द के साथ साथ निरर्थक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। वहां पर आपके क्या होता है? वहां पर भी आपके द्वंद्व समास माना जाता है। जैसे कि चाय वाय, तो चाय तो आपके सार्थक शब्द है, इस सार्थक शब्द के साथ में वाय क्या? ये निरर्थक शब्द है। रोटी वोटी, रोटी सार्थक शब्द है, वोटी निरर्थक शब्द है। तो अपन जो बोलचाल की भाषा में एक सार्थक शब्द के साथ में एक निरर्थक शब्द का भी प्रयोग में लेते हैं, वहां पर भी आपके क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। और ऐसे अगर उदाहरण आ जाए उसमें आदि लिखकर जो सार्थक शब्द है उसे लिख दो और लास्ट में आदि लिख दो। इस तरह से ऐसे शब्दों का समास विग्रह करना है। चाय वाय में चाय सार्थक शब्द तो चाय लिख दिया, आगे आदि लिख दिया। रोटी वोटी में रोटी सार्थक शब्द, रोटी लिख दिया, आदि लिख दिया। पानी वानी में पानी सार्थक शब्द है, पानी लिख दिया, आदि लिख दिया। अड़ोस पड़ोस में पड़ोस सार्थक शब्द है तो पड़ोस लिख के आदि लिख दिया। ये हो गया आपके द्वंद्व समास। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम बहुव्रीहि समास के बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।